नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन आंसर को 5 क्वेश्चन आंसर को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से और आसान भाषा में सम्मिलित किया गया है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना और दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। स्पष्ट करें। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर संधि की वार्ता यानी जो बातचीत जो है तो कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत था कि महाभारत का युद्ध नहीं होता। देखिए महाभारत के युद्ध, आप लोग महाभारत के बारे में कुछ जानते भी होंगे। देखिए महाभारत के युद्ध के पहले क्या हुआ था कि गांधारी और कुंती को उस युद्ध से यानी लेडीज़ जितनी लोग थी उन सभी को महाभारत के युद्ध से अलग रखा गया था और उनके राय मशवरा को भी उसमें सम्मिलित किया नहीं गया था। उसमें सिर्फ जो मर्द थे, मर्द के ही राय मशवरा को लिया गया था। तो पांडव के तरफ से जो श्री कृष्ण गए थे कौरव के पक्ष में और कौरव के पक्ष से था दुर्योधन, और दोनों में जो बात हुई वह बात सहमति नहीं हुई और महाभारत को रच दिया गया कि नहीं महाभारत होना ही है, दोनों में समझौता नहीं हुआ। तो यही सारे क्वेश्चन को आंसर के रूप में देखते हैं। क्या है कि इस पंक्ति में लेखक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पुरुष अधिक कर्कश और कठोर होता है। वह युद्ध में अपना और दूसरों का रक्त बहाते समय यह भी नहीं सोचता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर है उनका क्या हाल होगा। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बनाया गया है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और बहुत ही आसान भाषा में है। क्या है कि इस पंक्ति में लेखक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो पुरुष बहुत ही कर्कश और कठोर होता है, यानी जो लेडीज़ होती है, लेडीज़ की अपेक्षा जो पुरुष जो होते हैं वह बहुत ही कर्कश और कठोर होते हैं। वह जब युद्ध करते हैं अपने विरोधी से तो क्या होता है कि रक्त बहाते समय यह भी ध्यान नहीं रहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा, चाहे जिनको मैं मार रहा हूँ उनकी जो औरत है, उनकी जो बीवी है, पत्नी है, उनका सिंदूर अगर ख़त्म हो जा रहा है तो उनके बाल बच्चे हैं वो और परिवार का क्या हाल होगा वह ध्यान में रहता नहीं है। इसके विपरीत यह संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो काफ़ी संभव था कि युद्ध नहीं मचता। क्या है कि पहले तो युद्ध जो समझौता जो हुआ था वह कृष्ण और किसके बीच, तो दुर्योधन के बीच हुआ था। और कहा जा रहा है कि अगर लेडीज़ में होता, अगर गांधारी कौरव के पक्ष से, कौरव की जो महारानी थी गांधारी और पांडव की कौन, तो कुंती थी, तो अगर लेडीज़ पक्ष से होता समझौता बातचीत होता तो काफ़ी हद था, काफ़ी समय था कि यह युद्ध नहीं मचता, क्योंकि नारियाँ ममतामयी मानी जाती है। जो नारी जो होती है वह ममतामयी होती है, वह युद्ध होना नहीं चाहते। आप घर में भी देखते हो ना कि पुरुष लोग युद्ध किसी से करने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन जो नारी होती है वह सोच समझ कर और वह डरती है युद्ध से। तो यहाँ तक यह क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। देखिए यह भी जो है ना बहुत जब्बार एग्जाम में आ गया है, इसलिए आप अच्छा तरीका से देख लो। देख लीजिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी कि इस धरती पर नर नारी पूर्ण रूप से समान है। यानी अर्धनारीश्वर जो है ना यह आज से नहीं है बल्कि सतयुग से आता जा रहा है कि अर्धनारीश्वर जिस समय इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड की रचना हुई थी, उस समय से है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का जो रूप है ये आज से नहीं है बल्कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी उस समय से है। और अर्धनारीश्वर से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इस धरती पर जो जितना नर का अगर अहमियत है उतना ही कौन सी का है, नारी का है। काहे कि आप देखो ना, अगर फोटो में अगर आप देख रहे हो तो आधा शरीर किसका है, पुरुष का है, और आधा शरीर नारी का है। तो इससे स्पष्ट है कि इस किसी प्रकार का आरक्षण या किसी प्रकार का इस धरती पर जो व्यवस्था है वह व्यवस्था दोनों के लिए समान है, यानी किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा नहीं है। आगे क्या है कि साथ ही एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। यानी इसमें बताया गया है कि अगर एक का गुण है तो दूसरे का कोई दोष गलती नहीं हो सकता है।
अर्थात नर में यदि नारियों के गुण आए तो उनकी मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। यानी अगर किसी नर में अगर नारी का गुण आ जा रहा है तो उसका मर्यादा यानी जो इज्जत है वो इज्जत कम नहीं होता बल्कि वह इज्जत कौन सी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या है ना कि हर मर्द में नारी का गुण और हर नारी में मर्द का गुण होना आवश्यक है। यही कारण है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। तो यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन का आंसर हुआ। बहुत ही बढ़िया तरीका से इसको देख लेना। और यह जो है इसका जो समरी है इसका समरी भी अगर पहले देख लेते हो, इसका समरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। समरी देखकर अगर क्वेश्चन आंसर अगर देख रहे हो तो बहुत ही एक ही बार में याद हो जाएगी, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इन सभी वीडियो को क्या होगा कि आप दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि दोस्तों का भी फायदा हो सके। अगर थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे। देखिए इस पाठ में अर्धनारीश्वर जो पाठ है उस पाठ में दो व्यक्ति के बारे में, दो महान व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। एक रविंद्रनाथ और एक प्रेमचंद के बारे में जिक्र किया गया है कि ये दोनों के जो विचार थे, दोनों के जो चिंतन थे, ये चिंतन से जो राष्ट्र कवि जो रामधारी सिंह दिनकर थे ये बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। यानी इनका जो सोचना था ये दोनों के सोच से अच्छा इनको लगता नहीं था। देखिए आंसर देखते हैं। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर असंतुष्ट थे क्योंकि इन दोनों के चिंतन में अर्धनरेश्वरी रूप प्रकट नहीं होता था। यानी ये दोनों का जो सोच था ना, इस सोच में यानी जो अर्धनरेश्वरी, ये समझ लीजिए अर्धनरेश्वरी का अर्थ हुआ कि आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का, यानी दोनों का आरक्षण बराबर हो, दोनों का अहमियत बराबर हो। ये जो इनका जो चिंतन था ना, ये चिंतन से दोनों का जो बराबर बराबर जो हक है, जितना हक नारी का है उतना ही हक नर का है, ये स्पष्ट हो पाता नहीं था। प्रेमचंद का मानना था कि जब कोई पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण ले लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। देखिए ये कहाँ का सोच हुआ, ये इसी सोच से जो है ना कि दिनकर को प्रेमचंद का बात अच्छा नहीं लगता था। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुरुष, अगर कोई नर अगर नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। चलिए भाई ये ठीक है कि देवता बन जाता है, अगर कोई पुरुष अगर नारी का गुण ले लेता है तो वह कौन से देवता बन जाता है। लेकिन इसके विपरीत क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई नारी किसी नर का गुण ले लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो यह तो गलत बात है। आप नर के लिए अगर अच्छा कह रहे हो तो नारी के लिए भी तो अच्छा कहना होगा ना। तो यहाँ पर आकर ये फंस जा रहे हैं। और क्या है कि वह गलत कह रहे हैं कि नारी अगर किसी नर का गुण ले लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है, तो यह तो गलत बात है। यही कारण है कि दिनकर रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से असंतुष्ट थे। तो यही सब कारण था कि इन दोनों के चिंतन से असंतुष्ट नजर आते थे। तो यहाँ तक यह हुआ। अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी पूरी तरह से जो व्याख्या है और पूरी तरह से समरी में इस सबको बहुत ही अच्छा तरीके से बता दिया गया है। आप समरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हुए हैं तब। देखिए क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है, तो देख लेते हैं प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है। तो वह मार्ग होता है प्रवृत्ति मार्ग वह होता है जिसमें नर नारी को गले लगाता है। यानी प्रवृत्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जिसमें नर जो होता है ना वह नारी को कौन सी लगाता है, गले लगाता है। अर्थात इस मार्ग में नर नारी को हर सुख देता है जिसकी वह हकदार होती है। यानी इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर नर है, अगर शादी ब्याह करके अगर नारी को अगर लाया है तो वह हर सुख देता है जो वह सुख के हकदार होती है। यानी अभी जो हम लोग जीते हैं वह कौन मार्ग पर जीते हैं, तो यह प्रवृत्ति मार्ग होते हैं। हम लोग परिवार के साथ होते हैं, तो जो परिवार के साथ है उसे प्रवृत्ति मार्ग, और जो परिवार से अलग है उसे कौन सी निर्वृत्ति मार्ग कहेंगे अगर सामान्य अगर अर्थ में जाने तो आगे क्या है कि ऐसे मार्ग पर चलने वाले पुरुष अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। यानी अभी जो हम लोग हैं, हम लोग क्या है कि परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, तो इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि अधिकांश लोग पहाड़ों और जंगलों के बीच रहते थे, वह सन्यासी जीवन का पालन करते थे, तो उसे निर्वृत्ति मार्ग कहते हैं। आगे वहीं लिखे हैं कि इसके विपरीत निर्वृत्ति मार्ग ऐसा मार्ग होता है जिसमें नर को अपने घर से कोई मतलब नहीं होता है,
वह सदा के लिए सन्यासी जीवन का पालन करते हुए जंगलों और पहाड़ों के बीच जीवन व्यतीत करता है। या निवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि वह परिवार और माता पिता और घर परिवार यानी अपने देश वगैरह इस सबसे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ वह अपने आप से मतलब रखता है, तो उसे निर्वृत्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन आप परिवार वगैरह इन सभी के साथ चलते हैं तो उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। अगला अगर 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो 5वां नंबर क्वेश्चन का है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो देखिए इस क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आने के बाद भी आ चुका है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही अच्छी तरीके से देख लो। पहले क्या है कि नारी की पराधीनता उस समय आरंभ हुई जब कृषि का आरंभ हुआ, यानी जो भी नारी थी वह नारी की पराधीनता का अर्थ समझना यानी किसी के अधीन रहना। तो नारियों की जो पराधीनता है वह पराधीनता उस समय आरंभ हुई जब कृषि का कौन चीज हुआ, आरंभ हुआ। कृषि के आरंभ से नारी घर में रहने लगी और नर घर से बाहर खेतों में काम करने लगे। बस यही दौर था जब नारियों की पराधीनता आरंभ हुई। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। क्या हुआ कि जब कृषि का आरंभ हुआ, कृषि के आरंभ के पहले क्या था, शिकार किया जाता था, वनमानुष थे हम लोग, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। तो यानी वनमानुष था, और वनमानुष में हम लोग क्या करते थे कि किसी भी जानवर पर पुरुष और नर दोनों को अटैक करते थे और अटैक करके उसके कच्चा मांस या पकाकर मांस को खाते थे। लेकिन जब कृषि का आरंभ हुआ तो क्या हुआ कि पुरुष लोग खेतों में काम करने लगे और जो नारी है वह नारी घर में रहकर स्त्री के यानी वह घर के जितने भी खाना वगैरह ये सब पकाने वाला जो सिस्टम था उन सिस्टम का पालन करने लगी। बस जो यही दौर था जब कृषि का नारियों की पराधीनता कौन सी हो गई, आरंभ हो गई, यानी नर घर से बाहर रहने लगे और नारी घर में रहने लगी। तो यहाँ तक आपका यह वीडियो हुआ और यहाँ तक वीडियो आपका समाप्त हुआ, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसको देख लीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जा सके।